हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 7th का जो सोशल साइंस है उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी। यानी कि आज हमारे पास जो भी समानता है उसके पीछे जो स्ट्रगल किया गया है, तो हम उसको इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो कांता की जो स्टोरी थी, किस तरीके से वहां पे हमें एक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। फिर अगर हम मिसेस एंड मिस्टर अंसारी की बात करें, तो जो हमारा फिर मिलानी और स्वप्ना की बात करें, तो ये सब रिमेम्बर कराने की रिमेम्बर कराया जा रहा है कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, किस चीज को लेकर के हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा था, आज उस सोसाइटी में क्या है, सबको एक समानता का अधिकार है। तो वो जो आज हमें समाज में, जो सोसाइटी में जो समानता का अधिकार मिला है, उसको वो कैसे मिला, उसके लिए जो स्ट्रगल किए गए, तो वो चीज इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है। यदि हम जैसे कि अगर हम मिसिस मिस्टर अंसारी की बात करें, तो उनके पास पैसे होने के बाद भी क्या था, उन्हें कोई भी जो पर्सन था वो रूम रेंट पे नहीं दे रहा था। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, इनके अलग रिलीजियस का, यानी कि अलग धर्म का होना। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक रिलीजियस टू रिलीजियस भी क्या देखने को मिल रहा है, एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो हम ये चीज इस चीज में चैप्टर में समझेंगे। अगर हम जैसे कि बात करें, जो हमारा पहला चैप्टर था जो कि था इक्वालिटी इक्वालिटी जिसमें हमने ये समझा था कि इक्वालिटी होता क्या। अगर हम पांचवा चैप्टर हम इसी तरीके से देखें, तो उसमें हमने वो देखेंगे कि किस तरीके से जो ह्यूमन है, यानी कि जो औरतें हैं, उन्होंने क्या किया, एक इक्वालिटी के लिए, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए क्या किया था, काफी हद तक संघर्ष किया था। तो हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भारत के संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट। एक तो ये भी समझेंगे। फिर हम इसमें समझेंगे एक कॉर्पोरेशन के बारे में। किसके बारे में, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेटिव के बारे में समझेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी है जो फिशरमैन की है। तो यहाँ पे हम फिशर्स जो कॉर्पोरेशन यूनिट है, हम इसके एग्जांपल से समझेंगे कि जो कॉर्पोरेशन होता है उसका क्या काम रहता है। फिर हम इसमें ये भी समझेंगे कि जो इक्वालिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है, कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से जो पब्लिक है दूसरे पब्लिक के साथ डिस्क्रिमिनेट या किस तरीके से अनइक्वालिटी बिहेवियर नहीं कर सकते। फिर हम इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करेंगे, जिसमें हम 1 और 10 देखेंगे। ये दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे कि आखिर इनका जो मेन मकसद है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कि हम सबने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से रिऑर्गेनाइज किया गया है, कि जो हमारे लॉ, यानी कि हमारे कानून और स्टेट में क्या है, हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। कैसे, जब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें ऑन इक्वालिटी, तो इसमें क्या था, ऑन इक्वालिटी की बात करें तो इसमें क्या था, जो कांता है, कांता जैसे जो पुअर पीपल है वो, और उसके जो मालिक है, यानी कि जो जैन साहब है, जो जैन साहब है, तो उनके जैसे भी लोग क्या थे, एक वोटिंग लाइन में क्या थे, इक्वल की तरह खड़े थे, यानी कि एक सामान्य लाइन में दोनों खड़े थे। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसमें और स्टेट के अनुसार क्या है, हर एक आदमी क्या है, इक्वल है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें फिर भी हमें क्या है, कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। किसके आधार पर, तो रिलीजन्स के आधार पे, ठीक है। फिर लिंग भेद के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिच और पुअर के आधार पे, यानी कि अमीरी और गरीबी के आधार पे भी हमें क्या है, तो सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें, जैसे कि हम बात करें
कि सिमिलरली अगर हम देखें कि एक मैन है जो क्या करता है, जूस बेचने का काम करता है और उसके पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जो कि कंप्लीट करे उस, जो कि वो क्या करे, एक प्रॉपरली कंपनी खड़ी कर सके या वो अपना जो उसका जो जूस है उसको ब्रांड का रूप दे सके। हमने जब मार्केट वाला जो चैप्टर समझा था तो उसमें हमने ये भी समझा था कि जो मार्केट जो वो मार्केट अराउंड अस और जो हमारा एडवर्टाइजिंग वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ये समझा था कि किस तरीके से कंपनी किसी भी वस्तु को क्या करती है, एक ब्रांड और नाम दे करके और उसकी एडवर्टाइजमेंट करके किस तरह से उसको मार्केट में सेल करती है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एक आदमी जो है वो जूस बेचने का काम करता है और अपने जूस को ब्रांड ना दे करके उसका एडवर्टाइजमेंट ना करके उसकी जो सोर्सेस है यानी कि उसकी जो अर्न है वो क्या होती है, वो काफी लो देखने को मिलती है। अगर हम वहीं पे बात करें, जब हम किसकी बात करें, सपना की बात करें, तो सपना की जो हमने कल ही की स्टोरी में डिस्कस किया था असट अराउंड मतलब असट इन अ मार्केट में, तो उसमें क्या था, सपना ने 4 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद उसने क्या किया, कॉटन ग्रो किया। कॉटन ग्रो करने के बाद जब वो अपने गांव के ट्रेडर्स के पास बेचती है तो उसे क्या मिलता है, मात्र 3000 रुपए देखने को मिलती है, यानी कि मात्र 3000 रुपए उसे प्रॉफिट होते, यानी कि उसकी जो अर्न होते वो मात्र 3000 होते हैं। तो यहाँ से हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि हमारी सोसाइटी में या जो लोकल लेवल की यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमें कितनी इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम बात करें कि जो महिलाएं घर का काम करते हैं, किस तरीके से हम उनके जो काम है यानी कि जो घर के जो काम होते हैं उसको रिऑर्गेनाइज नहीं मानते हैं, उनको हम क्या करते हैं, काम नहीं मानते हैं। ये हमने हरप्रीत की स्टोरी में समझा था। जैसे कि अब बात करें कि जो प्रॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है वो क्या है, लेक रिसोर्सेस कंटिन्यू है ऑफ द की रीजन ऑफ व्हाई सो द पीपल लाइव इन इंडिया इन हाईली अनइक्वल, यानी कि यहाँ पे समझाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा रीजन है किसमें, एक अनइक्वल यानी कि एक अनइक्वालिटी में जो गरीबी है वो किस तरीके से हमारे सोसाइटी में क्या करते हैं, एक अनइक्वालिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो लोग जीते हैं तो जो पुअर लोग जीते तो उनके उनमें किस तरीके से हमें एक अनइक्वालिटी देखने को मिलता है। यदि हम आगे देखें तो जैसे इस चैप्टर में यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी या जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ वो किस किस आधार पे किया जाता है, या तो कल्चर के आधार पे किया जाता है या जो उसका जो बैकग्राउंड है उसके आधार पे किया जाता है। और सबसे ज्यादा हम किसके साथ करते हैं, तो जो ह्यूमन होती है सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है वो ह्यूमन के साथ ही हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से वो घर में जो भी काम करती हैं हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज ही नहीं करते हैं, बल्कि हम सबसे ज्यादा किस काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो घर से यानी कि होम से आउटसाइड जाकर के जो वर्क किया जाता है हम सबसे ज्यादा उसी को मतलब हम उसी को काम मानते हैं। जो घर का काम होता है हम उसे काम नहीं मानते, उसे हम कहते हैं ये तो नॉर्मल सी बात है, उसे हम रिऑर्गेनाइज नहीं करते। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक तरीके से अनइक्वालिटी यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों के साथ, एक पर्सन से जो दूसरे पर्सन के साथ किया जाता है, तो उसका जो बेसिक है वो क्या है, रिलीजन। जैसे कि हमने मिसेस एंड मिस्टर अंसारी का जो स्टोरी देखा था वो क्या था, अलग रिलीजन होने के बावजूद उनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी होने के बाद वो बस क्या थे, एक अलग रिलीजियस थे जिसके वजह से उनको किसी ने भी रूम क्या किया था, रेंट पे नहीं दिया था, किसी ने भी रूम क्या किया था, रेंट पे नहीं दिया था, यानी कि रूम रेंट पे देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रिलीजियस के आधार पे क्या देखने को मिल रहा था, हमें एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक अनइक्वालिटी देखने को मिली। वहीं पे अगर हम बात करें कास्ट के लेवल पे, कास्ट में क्या है कि कास्ट में क्या है कि उसमें भी हम क्या करते हैं, हमने अगर हम एशियंट हिस्ट्री या मिडिवल में बात करें तो हमने कास्ट को क्या कर रखा था, अलग अलग स्टेप में बांट रखा था। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, फिर राजपूत यानी कि क्षत्रिय हो गए, फिर बिजनेसमैन जो यानी कि जो वैश्य हो गए, फिर शूद्र। इस टाइप में हमने क्या कर रखा था, सबको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा था, कास्ट दे करके डिवाइड कर रखा था, जिसमें हमें काफी ज्यादा क्या देखने को मिलता था, एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। और आज भी हमें इस आधार पे काफी हद तक डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिंग भेद मतलब लिंग भेद के आधार पे, उसमें क्या है कि
जो काम एक मैन के द्वारा किया जाता है, जितना ऑर्गेनाइज एक मैन के काम को दिया जाता है, उतना ऑर्गेनाइज एक ह्यूमन के काम को कभी नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से क्या हमें अब हमारी सोसाइटी में एक लिंग भेद के आधार पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। ये एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, ये एक मैन है जो कि मैथ का टीचर है। मैथ का टीचर है जो क्लास 11 से 12 तक कोई पढ़ाता है, और इस सेम स्कूल की बात करते हैं, यानी कि ये एक एक्स स्कूल है जहाँ पे मैथ के दो टीचर है, एक मैन है और एक ह्यूमन है। ह्यूमन भी क्या है, मैथ की टीचर है। ये भी 11 और 12 को टीच करती हैं। तो जितनी सैलरी एक मैन को दी जाएगी ना, उससे कम सैलरी किसको दी जाएगी, एक ह्यूमन को। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और जो नॉर्मली हम किसी भी ऑफिस, कंपनी, यानी ऑफिस कहें, फैक्ट्रीज कहें, स्कूल्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, मैन टू ह्यूमन, अगर हम कंपेयर करें तो इस तरीके से क्या है, हमारे सोसाइटी में आज भी हमें क्या है, काफी हद तक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सबसे जो कम अगर रिस्पेक्ट दी जाती है, आज भी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि जो पुअर पीपल है उसको कम रिस्पेक्ट दी जाती है कंपेयर टू रिच पर्सन। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन और एक अनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर अनइक्वालिटी की बात करें, तो जैसे कि दलित हो गया, दलित, ठीक है, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स अ लार्ज नंबर, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो हम दलित वर्ड का जो यूज करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, कि अब हम एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दलित वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सबसे नीचे मानते हैं। आदिवासी, फिर यहाँ पे जो मुस्लिम गर्ल्स है, यहाँ पे हमने प्रीवियस फ्यू डेज में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था, इक्वालिटी वाले चैप्टर में, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस की बात करें, तो 13% मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उन्हें क्या, जिसमें की क्या था 48% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसस के अकॉर्डिंग था कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो छोटे लेवल की, जो मतलब छोटी, यहाँ इसके बुक के अकॉर्डिंग जो छोटे, यानी कि जो दलित हो गए, आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में वो अपने गर्ल्स की एजुकेशन ड्रॉप करवा देते हैं। रीजन है उनकी पॉवर्टी, यानी कि गरीब होना। तो इस ऐसे में क्या करते हैं, वे सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देते हैं, बॉय को। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है और इनइक्वालिटी देखने को मिल जाता है। जब हम ओम प्रकाश की बात करें, जिन्होंने जो जूठन है वो लिखा था, हम उसकी बात करें तो किस तरीके से उनके साथ भी क्या किया जाता था, स्कूल टाइम में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलता था। और जब बात करें जो पुअर इलाकों में, जो यानी कि जो गरीबी, जो गरीब वाली जो एरिया होता है, वहां पे जो बात करें, जो स्कूल्स होते हैं उसकी जो फैसिलिटीज सब भी होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है, जिसके वजह से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जल्दी ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं हमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन और ऐसी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जबकि हमारी कंट्री क्या है, दुनिया की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब अगर हम आगे बात करें, अब बात करते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम जब उसकी बात करें, हाउ टू चेंज अ ह्यूमन चेंज वर्ल्ड, यानी कि महिलाओं ने किस तरीके से विश्व को चेंज किया, इसमें जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, तो उस चैप्टर में हमने बहुत से ऐसी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से महिलाओं ने अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने जस्टिस के लिए क्या किया, सोसाइटी में आवाज उठाया। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम एक हाउ टू चेंज अ ह्यूमन वर्ल्ड की बात करें, तो इसी में हमने ये देखा था कि आज से 200 साल पहले क्या था, तो ह्यूमन को पढ़ने लिखने की जो परमिशन थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। और जिन ह्यूमन ने भी, जो भी ह्यूमन ने जो पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, वो सिर्फ होम में सीखा था। जब होम में उनके द्वारा पढ़ना लिखना सीख लिया गया, तब उनके द्वारा आवाज उठाई गई कि उनको सोसाइटी में क्या है, एक इक्वल, यानी कि एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, किसके लिए, एक ही ह्यूमन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके लिए, खुद के इक्वालिटी के लिए, या खुद के जस्टिस के लिए।
स्ट्रगल करना। तो आज के टाइम पे क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या है, आज भी अगर हम जब सोसाइटी में देखते हैं कि काफी हद तक जो हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, तो उसमें क्या है, फिर भी हम काफी हद तक क्या करते हैं, अपने इक्वालिटी के लिए मांग करते हैं। गवर्नमेंट भी और जो हमारी कंट्री की जो कोर्ट्स है वो भी क्या करती है, इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्टेप उठाती है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में क्या किया गया है, 33% सीट क्या किया है, ह्यूमन के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि जो ह्यूमन है उसको क्या करें, हम एक इक्वालिटी प्रोवाइड करा सके। वो बात अलग है कि आज तक ये 33% ह्यूमन की जो रिजर्वेशन सीट है वो फुलफिल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया है कि हर एक सेक्टर में क्या है, ह्यूमन के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी जाए। लेकिन आज के टाइम पे जो राइट टू जो एजुकेशन है उसके वजह से क्या है, काफी ह्यूमन को क्या है, पढ़ने का एक मौका मिला, जिसकी वजह से आज वो क्या है, काफी अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाकर के बैठ करके काम करते हैं। और उन्हें वहां पे, जैसे कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां पे जो ह्यूमन बैठ के जो काम करते हैं, तो वहां पे उतनी ही सैलरी दी जाती है जितनी की एक मैन को दी जाती है। तो यहाँ पे जो जब गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं तो मैन हो या ह्यूमन हो, सबको उसके सर्विस के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल उनका पे किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें देखने को मिलती है कि हमारे सोसाइटी में जो स्ट्रगल किया गया था इक्वालिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही है, यानी कि इक्वालिटी को प्रमोट मिलते जा रहा है। अगर हम सबसे ज्यादा जो बात करें, जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है यानी कि पुअर वाले एरिया में। अगर आज भी हम काफी हद तक जाएं कि जो रूरल वाला एरिया, वहां पे भी हमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, एक हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। और गर्ल्स और यानी कि बॉयज और गर्ल्स में भी हमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कहाँ पे, अगर हम रूरल एरिया में बात करें या प्रॉपर्टी वाले एरिया में बात करें। तो आज क्या है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, और जो हमारी कोर्ट है फिर भी इसमें काफी हद तक सुधार कर रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हम अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने जस्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी अभी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। तो यही चीज समझाने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से एक लिविंग मतलब एक लिविंग यानी कि जीता जाता है एक दस्तावेज है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है किसकी, तो तावा मेस्टे संघ की। मस्तिष्क संघ, यहाँ पे मस्तिष्क संघ मतलब होता है जो मछुआरे का जो काम करते हैं उसका। तो यहाँ पे क्या है, एक तावा एक रिवर का नाम है। तावा क्या है, एक रिवर का नाम है, जिसपे क्या है, डैम बनाने की जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। और उस डैम को बनाने से की वजह से क्या होता है, जो काफी उस एरिया के जो एनिमल्स होते हैं और जो पीपल्स होते हैं उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है उस गांव को खरीदने, मतलब उस गांव को खाली कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप डैम्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसका आंसर आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आखिर एक डैम्स बनाने की क्या बेनिफिट्स होता है और क्या मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जब डैम्स जैसी जो प्रोजेक्ट पास होती है तो सबसे ज्यादा किस लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, या कोई भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास करते हैं तो इसका जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, गरीब लोगों पर। जैसे कि यहाँ पे जो टावर रिवर है, इस पे जब डैम बनाने का जब प्रोजेक्ट पास किया गया, तो इस गांव जो टावर रिवर के आसपास के जो गांव थे, वहां के हजारों एनिमल्स पीपल को क्या किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया गया था, या फिर उन्हें हटा दिया गया था, या उन्हें अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा था। तो ये ऐसा चीजें हमें अर्बन एरिया में काफी कम देखने को मिलता है। अगर अर्बन एरिया में कोई पुअर, मतलब अगर हम अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र की बात करें, यदि अगर शहरी क्षेत्र में कहीं पे अगर जो गरीब लोगों की जो झोपड़पट्टी है उसे वहां से हटवा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, एक
डिस्क्रिमिनेट इन इक्वालिटी देखने को मिल रही है पुअर पीपल के साथ और जो कि मिडिल मतलब अपर मिडिल या रिच लोग हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि यदि कोई, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई अर्बन एरिया में रह रहा है या तो वो अपर मिडिल होगा या तो रिच होगा, और जब इनके एरिया के आसपास यदि किसी पुअर की क्या होती है, झोपड़पट्टी सब होते हैं, तो वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हटवा दी जाती है और दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है या अर्बन एरिया से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेट देखने को मिल रहा है। और ऐसा होता भी है कि जो जहाँ पे अर्बन एरिया सब होते हैं तो वहां से क्या किया जाता है, जो पुअर पीपल होते हैं उनको वहां से हटा के शिफ्ट किसी और जगह पे कर दिया जाता है। जैसे ही पीपल को शिफ्ट किया जाता है तो जो स्कूलिंग वाली जो वहां पे जैसे ही पीपल को जो शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत से जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन ड्रॉप हो जाती है। बहुत से लोगों की जो एजुकेशन है वो ड्रॉप इसलिए हो जाती है क्यों? क्योंकि उन्हें गांव के एरिया से दूर शिफ्ट किया जाता है जहां पे स्कूल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या है, बहुत से बच्चों की क्या है, जो स्कूलिंग है यानी कि जो एजुकेशन है उन्हें बीच में छोड़ना पड़ता है। सिर्फ किस लिए? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट किया जाता है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जो, हाँ, यहाँ से देखते हैं हम 1994 में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया कि जो तावा रिवर है, जब उस पे डैम बन गया तो 1994 में क्या है कि उस रिवर के पास जो मछली पकड़ने का यानी कि जो फिशिंग करने का जो राइट्स था वो किसको दे दिया, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, यानी कि एक निजी आदमी के यानी कि एक निजी व्यापारी के हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि जो तावा रिवर के पास जो गांव बसा था वो किस पे डिपेंड था, फिश पे। किस पे डिपेंड था, फिशिंग पे। तो जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा ये फिशिंग सेक्टर एक प्राइवेट ट्रेडर के हाथ में दिया गया तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो तावा गांव के पास के जो लोग थे उनकी अर्निंग सोर्स खत्म हो गई। तो जिसके वजह से क्या है कि वहां के जो लोकल लोग थे जो कि फिश पे डिपेंड, फिश पकड़ करके लोकल मार्केट में बेचा करते थे और अपना जो लाइफ सरवाइव करने के लिए जो भी थोड़ा मोड़ा अर्न करते थे वो भी खत्म हो गया था, जिनकी वजह से इनकी जो लाइफ सरवाइव करना था वो क्या हो गया, काफी हद तक मुश्किल हो गया था। तभी जाके वहां पे क्या हुआ, तो एक कम्युनिटी यानी कि वहां के गांव के लोगों ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया। क्या नाम बनाया, किस नाम से, तावा मत्स्य संघ के नाम से अपने एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे कि जो हम बात करते हैं चक्का जाम, यहाँ पे चक्का जाम का मतलब है कि जितनी भी जो गाड़ियां आती जाती हैं उसको प्रोटेस्ट करके, बीच रोड पे प्रोटेस्ट करके जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनको रोक देना, उसी को कहते हैं चक्का जाम करना। तो जो वहां के जो तावा रिवर के पास में जो गांव थे वहां के जो लोगों ने क्या किया, अपना एक क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया और उन अपनी राइट्स के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और अपनी जो मांगे हैं उनको रखा। मांग में क्या रखा कि जो मछली पकड़ना है, जो फिशिंग है, वो उन्हें करने दिया जाए, यानी कि उन्हें ना रोका जाए। और जिसके वजह से क्या है, क्योंकि जो एक फिशिंग एक ऐसा था जिससे वो मछली पकड़ करके क्या करते थे, अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए पैसा कमाने का उनका एक सोर्स था। तो जब ये प्रोटेस्ट किया गया तो गवर्नमेंट ने इसकी क्या की, समीक्षा की, यानी कि इसकी इंक्वायरी बिठाई। जैसे ही ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, इसको क्या किया, इसकी एक यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। और जैसे ही डिसाइड हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने जब क्या की, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या की, एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का क्या काम, कमेटी की जो कमेटी बनाई थी उसने जैसे ही सर्वे किया कि वहां की लोगों की कंडीशन एक्चुअली में खराब है और जो प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में जो फिशिंग सेक्टर दी गई है उनकी वजह से जो क्या वहां की जो लोकल लोग थे उनकी अर्निंग सोर्स क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया, तो वहां के जो लोकल लोग थे उन्हें उस डैम में फिशिंग करने का परमिशन दे दिया गया। फिर हम बात करते हैं 1990
इसी को जैसे कि जो 1996 में क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वहां की जो पीपल है उनको क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए और जो टावर डैम है वहां पे फिश करने का अधिकार उन्हें वापस दे दिया जाए। मतलब जैसे ही वहां पे जो टावर रिवर पे जो डैम बना था वहां पे जो लोगों को जो डिस्प्लेस किया गया था, जिनके वजह से जो उनकी अर्निंग थी वो क्या हो गई थी, काफी कम हो गई थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे जो लोग दोबारा से जो लोग वापस बस गए थे आकर के, तो जो टावर रिवर के आसपास के जो लोग वापस आके बचे थे, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1996 में उन्हें ये अधिकार दे दिया कि वो उस नदी पर फिशिंग कर सकते हैं। और 2 जनवरी 1997 में जो 33 लोगों का जो 33 जो गांव थे उन्होंने क्या किया, एक स्टार्ट किया था फिश कैच का, यानी कि वो 33 गांव ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया। फिर ग्रुप बनाने वो 33 गांव के लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे और एक मार्केट में जाकर के वो बेचते थे, जिनसे उनकी जो अर्निंग थी वो कितनी थी, 3 टाइम्स बढ़ गई थी। तो इस तरीके से क्या है, एक कॉर्पोरेटिव जो होते हैं, यानी कि जो जिसे हम संघ कहते हैं, वो एक इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपने राइट्स की मांग की, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने फिर उन्हें राइट्स दिया कि वो उस डैम्स के रिवर में, यानी कि डैम्स में जो पानी स्टोर उसमें जो फिशेस हैं उस पे वो जाके फिशिंग कर सकते हैं, यानी कि टावर रिवर पे फिशिंग कर सकते हैं। तो उसके वजह से क्या, और उन्होंने जो अपना संघ बनाया था, कॉर्पोरेटिव संघ बनाया था उसके 33 लोगों का, उससे क्या हुआ, उनकी जो अर्निंग थी वो कितनी हो गई थी, 3 गुना बढ़ गई थी। तो इस तरीके से क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक को ये राइट्स मिल जाता है कि वो अपने इक्वालिटी के लिए वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन किस तरीके से, तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। ये नहीं कि वो कोई भी मतलब देश की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने लगे, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट पब्लिक नहीं कर सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन हाँ, पब्लिक चाहे तो अपने फंडामेंटल और अपनी राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में जाकर के पीसफुल राइट्स कर सकती है। तो इस जैसे यहाँ पे जो टीएमएस ग्रुप के जो संघ के द्वारा क्या किया गया था, अपने राइट्स के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया और गवर्नमेंट को उन्हें ये अधिकार देना पड़ा है कि आप वहां पे जाके मछली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे हमारा राइट टू वर्क निकल के आता है। राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार हमें यहाँ पे काम करने का अधिकार निकल के आता है, जो कि हमारा इक्वलिटी के अधिकार में ही है कि हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब बताया गया। अब बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, 7th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल से ही समझा देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं चेंजेस कर देना, यानी कि उसको बदल देना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं आज के टाइम पे हमारे कंट्री में क्या 104 टाइम्स क्या हो चुका है, तो टोटल अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा था कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी 1947 में, उस टाइम पीपल की जो कंडीशन थी वो अलग थी और रिक्वायरमेंट क्या थी वो अलग थी कंपेयर टू 2022। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि समय के साथ साथ क्या है, पीपल की रिक्वायरमेंट भी बदलती है, तो उनके अधिकार में भी बदलाव आने चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, एक अमेंडमेंट यानी कि संशोधित करने वाली चीजें रख दी कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि एक कानून प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है। अब किस कानून का पालन करते हुए, जैसे कि लोकसभा में बिल रखा गया, फिर उसको वोटिंग यानी कि 51% से ज्यादा होना चाहिए,
उस बिल में वोट की ये बिल पास होना चाहिए। फिर यही वोटिंग राज्यसभा में की जाएगी। जब वो राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल 51% की मेजोरिटी या 51% से ज्यादा मेजोरिटी से पास की जाती है, तब ये बिल किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन कर देगा तो ये हमारा बिल है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जैसे ही वो अमेंडमेंट यानी कि बिल एक्ट बन जाएगा तो यानी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी जो सीए हो गया, एनआरसी हो के जो मुद्दे की जो प्रोटेस्ट चल रही थी कुछ सालों पहले, अभी जैसे हम किसान फार्मर्स की बात करें तो इसमें क्या था, तो वो जैसे ही अमेंडमेंट हुआ लेकिन पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि पब्लिक को लग रहा था कहीं ना कहीं उनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, तो फिर उसे बदला गया। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के अनुसार यानी कि समय के अनुसार और पब्लिक के जो इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं यानी कि बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है कि हाँ, भारत का संविधान एक जीवित संविधान है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी बदल यानी कि संविधान में संशोधन कर सकती है, किसको? अपना एक प्रॉपरली रूल यानी कि जो नियम है उसको फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू इक्वालिटी दे रखा। यहाँ पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम जब राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी की। तो जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है जो बात करते हैं किसकी? इक्वालिटी की। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। यानी कि 5 ऐसे आर्टिकल्स है जो किस चीज के बारे में बात करती है? जो पीपल है, हमारी देश की जो जनता है उसकी समानता के अधिकार की बात करते हैं। ये एक्चुअली बुक में नहीं है, मैं इसको अपने अपने मतलब एडिशनल समझा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए तो वो चैप्टर समझने में आसानी रहेगा। जैसे हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, यानी कि आर्टिकल 14 के अनुसार यानी कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारी कंट्री का जो पीपल है यानी कि चाहे फिर वो ह्यूमन हो यानी कि कौन हो, चाहे वुमेन हो, मैन हो, किसी भी रिलीजन से हो यानी कि किसी भी धर्म से हो, उसके साथ कानून के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कानून के, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या चाहे कांता जैसी एक हाउस वर्कर ही क्यों ना हो, कांता जैसी कोई एक हाउस वर्कर ही क्यों ना हो, कानून के सामने कोई भी डिस्क्रिमिनेट या इनइक्वालिटी नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल जस्टिस दी जाएगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और जो हमारी कंट्री में जो समानता है उसको बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए ये एक अधिकार दे दिया है हमें। फिर दूसरा क्या, आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोविजन इज डिस्क्रिमिनेशन। यदि क्या है, कोई भी सिटीजन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 16, वो क्या कहता है कि वो सबको समान अवसर यानी कि रोजगार देने के समान अवसर की बात करता है। जो अभी हमने थोड़ी जहां पे जो हमने एक फिशर्समैन की जो स्टोरी देखी थी, जो हमने फिशर्समैन की स्टोरी देखी थी जो कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट किया और वहां पे उन्हें फिशिंग करने का जो परमिशन मिला वो किसके तहत, तो आर्टिकल 16 के तहत। जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको मछली पकड़ने की जो अनुमति दे दी, इसके वजह से क्या वहां पे उनका एक जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल 16 था, वो क्या हो रहा था, उसका हनन हो रहा था।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां की जब लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो आर्टिकल 16 के तहत उन्हें वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें उस चीज का जो परमिशन है मछली पकड़ने का वो देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार जिस जो आर्टिकल 16 है उसके अनुसार क्या है, हर एक आदमी को क्या है काम यानी कि काम करने का समान यानी कि समानता के आधार पर, मतलब जैसी उनकी योग्यता हो उसके आधार पर वो काम कर सकते हैं। यदि हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 क्या करता है, जो अनटचेबिलिटी है यानी कि जो छुआछूत है उसको रोकने का काम करता है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि हमारी यानी कि हमारे देश में कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो वो क्या होगा, तो उसको कानून के मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट यानी कि पनिश किया जा सकता है। तो वो क्या होगा कि आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, उस आदमी को पनिश किया जाएगा जो क्या करता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्या कहता है, कोई भी यानी कि स्टेट, आर्मी यानी कि सेना, विधान संबंधी समान सम्मान के विषय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 18 कहता है। और फिर क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक यानी कि इंडिया का जो कोई भी पीपल है यानी कि कोई भी जो पर्सन है, सिटीजन है, वो विदेशी राज्य के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 18, ये हमसे कहता है। अगर हम बात करें इक्वालिटी को जो प्रमोट करने के लिए जो गरीबी सबसे बड़ा कारण है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में जो गरीबी है जो क्या करता है हमारी सोसाइटी में काफी हद तक एक डिस्क्रिमिनेट और एक इनइक्वालिटी का जो क्या है एक मेन कारण है। तो उसी को क्या किया है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला ही लक्ष्य ये बना दिया गया है कि विश्व में जितनी भी जो गरीबी है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए और क्या किया जाए, सब में इक्वालिटी लाया जाए। यानी कि सबको क्या दिया जाए, एक इक्वल राइट्स दिया जाए। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक आधार पर और जो भी उनकी बेसिक सर्विसेज है, फिर जो प्रॉपर्टी है, लैंड कंट्रोल है, नेचुरल रिसोर्सेज है और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, इन सब में क्या करे, जो गरीब आदमी है उन सबको इसमें क्या करें, एक समानता दे। तो ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि विश्व स्तर के लिए, कि विश्व स्तर में जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या करें, एक तो एक यानी कि आर्थिक जो सोर्सेस है उसके आधार पर सबको सामान्यता समझे, यानी कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और उसकी जो बेसिक सर्विस है वो सब पे उनको अधिकार दिया जाए। जैसे कि लैंड हो गया, प्रॉपर्टी कंट्रोल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया और जो भी नई टेक्नोलॉजी है। तो ये सब किस लिए रखा गया, क्योंकि विश्व स्तर पर भी हम क्या कर सके, इक्वालिटी ला सके। क्या ला सके, इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि हमें हर एक कंट्री में क्या है, तो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जब हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे कास्ट रिलीजियस के बेस पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जब हम साउथ अफ्रीका जैसे या यूएसए जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पे कलर के बेस पे हमें क्या है, एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की बात करें, वो क्या करता है, वो रिड्यूसिंग इन इंक्लूडिंग विद अमंग ऑफ कंट्री, मतलब जितनी भी कंट्री में जो इनइक्वालिटीज की जाती है उन सबको क्या करना है, रोकना है। किसका है, तो सस्टेनेबल जो 10 है उसका ये लक्ष्य है। फिर वो उसका क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी को रोकने के लिए वो क्या करे, सबकी जो इनकम है काम के अकॉर्डिंग क्या कर दे, सिमिलर कर दे। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर एक एक्स स्कूल में मैथ की 2 टीचर है, एक है मैन एक है ह्यूमन, और दोनों 11th स्टैंडर्ड को टीच कर रहे हैं, 11th, तो दोनों की सैलरी क्या कर दे, इक्वल कर दे। क्या कर दे, इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों का काम क्या है, सेम है। तो इस तरीके से क्या करे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 का जो लक्ष्य है वो क्या है कि जैसी उनकी योग्यता है उनके अनुसार या जितने उनसे काम करवाया जाता है उसके अनुसार उनकी जो इनकम है वो क्या करे,
इक्वल करे, चाहे वो फिर मैन हो, पर्सन हो, या किसी भी कास्ट या रिलीजियस का हो, चाहे फिर वो या चाहे वो एक विकलांग व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो वो क्या करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 है वो क्या करता है, इकोनॉमिक इक्वल यानी कि इकोनॉमिक स्टेट यानी कि आर्थिक आधार पर क्या है, समानता की बात करता है विश्व स्तर पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें से हमने क्या किया, तो हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से स्ट्रगल किया जा रहा है आज भी हमारी सोसाइटी में इक्वली लाने के लिए, और किस तरीके से पास्ट में भी स्ट्रगल किया है, तब जाके आज हमें क्या है, हमारी सोसाइटी में काफी हद तक क्या हमें एक इक्वालिटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक इक्वालिटी देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम कल 8th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो मैं पहले उसको वो डाउट को क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, तब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।